Hello and welcome back dear aspirants. So today we will discuss here Justice जिसका पब्लिकेशन जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा 1910 में किया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यस, फर्स्ट पब्लिकेशन 1910 में माना जाता है। टाइप ऑफ वर्क ड्रामा है। टाइप ऑफ प्लॉट सोशल क्रिटिसिज्म माना जाता है और ये 1910 में इसका टाइम पीरियड है और ये लंदन में लिखा गया था। ठीक है, तो इसे इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो जस्टिस है, जस्टिस के मेन कैरेक्टर्स में आते हैं रॉबर्ट कॉक्सन जो कि एक मैनेजिंग क्लर्क है, विलियम फाल्डर जूनियर क्लर्क है हाउस लॉ फर्म में। रुथ हनीवेल एक यंग वुमेन है जिन्होंने एक वायलेंट और एब्यूजिव मैन से शादी की है। जेम्स हाउ एक लॉयर है और सीनियर पार्टनर है फर्म के। वॉल्टर हाउ जेम्स हाउ के सन है और जूनियर पार्टनर है फर्म के। डिटेक्टिव सर्जेंट विस्टर इनका नाम है। मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड, हेरोल्ड क्लेवर, हेक्टर फ्रॉम, कैप्टन डैनसन एंड डॉक्टर एडवर्ड क्लेमेंट्स ये अदर कैरेक्टर्स इस प्ले के हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है जुलाई की एक सुबह से जो कि एक लॉयर के ऑफिस में स्टार्ट होता है जहां पर रुथ हनीवेल नाम की एक यंग लेडी जूनियर क्लर्क विलियम फॉल्डर से मिलने आती है। उन्होंने रुथ के जो चिल्ड्रन है उसके हस्बैंड ने, जो उसका हस्बैंड है वायलेंट और दुर्व्यवहारी, उससे दूर भागने की उस रात प्लानिंग की है। उसी सुबह जो लीडर होते हैं, जो जेम्स हाउस सीनियर पार्टनर हैं, वो जो पाउंड 9 का चेक है उसको ढूंढ रहे हैं। पाउंड 9 के चेक को बदल दिया गया है जिससे कि जो उस फर्म के उस फर्म का जो अकाउंट है उसमें से पाउंड 90 निकालने की उनको परमिशन मिल सके। अब जो कैशियर है वो बैंक से ऑफिस आता है और कैशियर तुरंत फोल्डर को वहां एज अ थीफ पहचान लेता है। जैसे ही कैशियर बैंक से ऑफिस आता है तो वहां पर आते ही वो फोल्डर को चोर बता देता है कि यही थीफ है। अब जो मैनेजिंग क्लर्क है रॉबर्ट कॉक्सन और जेम्स हाउ का सन वॉल्टर, दोनों फोल्डर के लिए सॉरी फील करते हैं, लेकिन जो हाउ है वो उन पर मुकदमा चलाने का फैसला करते हैं और जो यंग क्लर्क हैं उनको वहां से ले जाने के लिए पुलिस को बुला लेते हैं कि इस क्लर्क को पुलिस को सौंप देते हैं। अब जो लॉयर है वो वहां ऑफिस में ऑनेस्टी और सम्मानजनक चीजों की बात करता है, उसकी इम्पोर्टेंस पर बोलता है और वो कहता है कि फाल्डर में मुझे हमेशा से एक बेईमानी के लक्षण दिखे, डिसऑनेस्टी के लक्षण हमेशा से दिखे हैं। द आईज ऑफ अ मैन हु कांट कीप हिज हैंड्स ऑफ व्हेन देयर इज मनी अबाउट। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति की आईज जो अपने हाथों में पैसे होने के बाद वो उनको पीछे नहीं हटा सकता, इस तरह की वो वहां पर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, कौन बोलते हैं वो? ये हाउ बोलते हैं जो पुलिस को बुला लेते हैं। ठीक है, अब जो वॉल्टर और कॉक्सन हैं जो फर्म की ऑनेस्टी को लेकर परेशान हैं, उन्होंने ऐसे कोई साइंस नहीं मिले थे जिससे कि हाउ का जो डिसीजन है और जो वर्क है वो ज्यादा हार्श उन्हें नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि ये जो एक्शन इन्होंने लिया है ठीक है। अब उसी ईयर अक्टूबर में उनके जो बैरिस्टर हैं उनका कहना है कि वैसे तो फाल्डर का जो क्राइम है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा डिप्रेस वो हो गए हैं वहां, मीन्स उन्होंने बहुत ज्यादा तनाव में काम किया है, अमाउंटिंग टू टेम्पररी इंसैनिटी, मीन्स लगभग पागलपन के बराबर। उसे उस लेडी के और उस बच्चों की जो वायलेंट फिजिकल अब्यूज है वो उसे, उस लेडी को जो बचाना चाहता था, ये कोई नॉर्मल सरकमस्टेंसेस नहीं हो सकती। ठीक है, उसने कभी भी डिसऑनेस्टी से काम नहीं किया। रॉबर्ट कॉक्सन और रुथ हनीवेल अब इस चीज को एज एविडेंस वहां रखेंगे और पुष्टि करेंगे। और जो बैरिस्टर है वो ज्यूरी से फाल्डर को जेल की सजा न देने के बारे में अनुरोध करता है और उसे अपराधी के बजाय एक रोगी मानता है। ठीक है, तो अब जो प्रोसिक्यूट बैरिस्टर हैं वो कहते हैं कि आपका जो ये तर्क है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये इमोशनल है। ठीक है, और ये जो इमोशनल है, इमोशनल तर्क नहीं होना चाहिए। जो वहां के जज हैं वो जोर डालते हैं कि जूरी केवल यह पता लगा सकते हैं कि फाल्डर मैड था या नहीं जब तक वे पूरी तरह आश्वस्त होंगे कि मीन्स उसका जो माइंड है उसमें कुछ ऐसे गुण थे
जो उसे वहां साबित करते हैं कि वो पागल था, तो तब तक इसको यहीं पर रोक देते हैं। जूरी ने फाल्डर को फिर बाद में दोषी पाते हैं, और जो जज है वहां के, वो यह कहते हुए उसे 3 साल की जेल की सजा सुना देते हैं कि जो वहां के लॉयर हैं, उन्होंने उसको वहां पार्डन करते हुए बोला है। काउंसिल अमाउंट्स टू अ क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्च ऑफ जस्टिस। जो वहां जो लॉयर हैं, वो वहां पर अपनी इमोशनल फीलिंग को बोलते हैं और इमोशनल फीलिंग देते हुए कहते हैं कि द मार्च ऑफ जस्टिस मीन्स न्याय के लिए मार्च, और ये यहाँ पर आलोचना के समान है, मीन्स वहां पर वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब जो वहां पर जस्टिस हैं, जज इज चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ अप्लाइंग। जो जस्टिस हैं वो वहां पर जो न्यू रूल है उसका काम सौंप देते हैं और कहते हैं कि कानून कभी भी अपनी तरफ से गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात को वहां पर जस्टिस कहते हैं। क्रिसमस की ईव पर यानी कि क्रिसमस की शाम को कॉक्सन जेल में फाल्डर से मिलने जाता है और उसे बहुत ज्यादा उदास वहां पाता है, पार्टली कोज्ड बाय सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो बिल्कुल अलग एकांत जेल में उसको रखा गया है, और उसको रुथ के बारे में उसको बहुत ज्यादा चिंता होती है। रुथ के बारे में वो सोचता है, और वह वहां गवर्नर से फाल्डर को जो अन्य प्रिजनर्स हैं यानी कि जो अन्य कैदी हैं उनके साथ काम करने वाले और उस महिला को मिलने की वहां परमिशन दे देता है, जिससे वह प्यार करता है। लेकिन जेल में जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जो सॉलिट्यूड है मीन्स अकेलापन है, उसे फाल्डर को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जब वह उस दिन बाद में फाल्डर के वहां जांच करता है तो कहता है कि ये जो यंग प्रिजनर है ना, ये थोड़ा सा नर्वस है, यानी कि घबराया हुआ है, और उसे उस मामले को कई अन्य लोगों से अलग करने के लिए कोई केस नहीं बनता। ठीक है, तो अब जब वो घबराया हुआ है ना, उस मामले को लेकर, और अन्य लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब वो अपनी सेल में अकेला है। कौन? फाल्डर। ठीक है, अन्य जो प्रिजनर्स हैं, अन्य जो दोषी हैं, कॉन्विक्ट्स हैं, उनकी तरह से बिल्कुल अकेला है फाल्डर। और वहां पर सिर्फ वो डोर्स को पीटने की आवाज सुनता है, अपनी जो फीस्ट है उनको जोर से बंद कर लेता है, और जो वहां पर कोठरी के दरवाजे हैं वो भी उन पर हाथ मारने में शामिल हो जाता है। और ये जो फीलिंग है ना, ये उसकी एंजाइटी को वहां शो करती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम को शो करती है, जिसने उसे बहुत ज्यादा निराश कर दिया है। और दूसरे लोगों की तरह वो भी वहां पर अलोंग विद मेनी अदर्स, जैसा दूसरे लोग बिहेव कर रहे थे उन लोगों की तरह वो भी वहां पर बिहेव करने लगता है। ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर आता है फिर वहां पर। पुलिस ऑफिसर एंटर द ऑफिस वहां पर अरेस्ट करने के लिए फाल्डर को। ठीक है, अब वो बताती है कि टू द पुलिस अ कंडीशन ऑफ हिज रिलीज मींस उसको छुड़वाने के लिए, एंड फॉर यूजिंग अ फॉरगेट रेफरेंस टू अप्लाई फॉर अ जॉब। वो कहती है कि वो वहां पर एक जॉब करने के लिए बेताब है। अब जो कॉक्सन है वो वहां पर निराशा में, इन डेस्पेयर फाल्डर कमिट सुसाइड, निराशा में जो फाल्डर है वो सुसाइड भी बाय थ्रोइंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर अपने आप को धकेलकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखता है कि जो यंग मैन है वो डेड है, तो कॉक्सन क्राइज, वो चिल्लाता है आउट दैट सेफ विद जेंटल जीसस। ठीक है, तो वहां पर वो सुसाइड कर लेता है फाल्डर। ठीक है, और खिड़की से बाहर कूदकर, और जो यंग मैन है वो वहां पर डेड हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या है कि वो क्या बोलता है कॉक्सन, चिल्लाकर सेफ विद जेंटल जीसस, ये लाइन आप याद रखेंगे, कॉक्सन ने बोली है फाल्डर के मरने पर। दिस कंक्लूडिंग थॉट ऑफर्स अ स्टार कॉन्ट्रास्ट, ये जो कंक्लूडिंग थॉट्स है ये यहाँ पर दिखाती है डिवाइन जस्टिस एंड द फेलियर ऑफ द ह्यूमन जस्टिस सिस्टम। ठीक है, कि किस तरह से जो फाल्डर है वो संघर्ष करता है जेल में, है ना, और जेल में सोचता है कि मीन्स मैं फेल हो गया हूँ उस लेडी को बचाने में, और जो कुछ भी मैं उसके लिए करना चाहता था, और इस उसके चलते वो सुसाइड कर लेता है। तो अब वहां पर ये जो एंड है, ये प्ले का एंड होता है, और ये जो ह्यूमन जस्टिस सिस्टम है ये जस्टिस देने में फेल हो जाता है। यही गाल्सवर्दी ने यहाँ पर डिस्कस करने की
कोशिश की है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अपने नोट्स बनाइए और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। जो कैरेक्टर्स हैं और जो लाइन्स उन्होंने बोली हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखिए।